नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई करंट अफेयर्स 2021। आगामी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगले 2 माह में 3 माह में बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। इन सभी पेपर में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर इन सभी का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये जुलाई करंट अफेयर जो है इसको मैं 3 पार्ट में डालूंगी। आज मैंने चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण दिनांक और कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम उनको इसमें शामिल किया है। आगे पार्ट 2 आएगा, फिर उसके बाद पार्ट 3। तो आइए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो जब हम चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे तो इसमें करीब 7-8 लोग हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। तो शेर बहादुर देउबा ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने केपी शर्मा ओली का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए कि इन्होंने केपी शर्मा ओली का स्थान लिया है। ठीक है, तो केपी शर्मा ओली की जगह पर शेर बहादुर देउबा जो हैं वो क्या बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये जुलाई का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जुलाई का महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। फिर हम एरियल हेनरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है एरियल हेनरी, ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। एरियल हेनरी याद कैसे करेंगे? हैती के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, एरियल से कपड़े भी धोए जाते हैं, तो एरियल हेनरी ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं सुधांशु मित्तल, खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। नेहा पारेख वेज की सीईओ है। वेज क्या है? ये आप जीपीएस नेविगेशन का सभी लोग यूज़ करते हैं, तो जीपीएस नेविगेशन और गूगल की टेक दिग्गज कंपनी जो है वो सहायक कंपनी है वेज। तो वेज की जो सीईओ बनाई गई है वो है नेहा पारेख। ठीक है, ध्यान, अगर पूछा जाए वेज क्या है तो आप बताएंगे कि ये गूगल की एक सहायक कंपनी के तौर पे काम करती है। सतीश अग्निहोत्री नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी हैं। कौन है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं करीम खान की तरफ। तो करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अधिवक्ता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है कि करीम खान कौन है। तो करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अधिवक्ता हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है वही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भी वहीं पर हेडक्वार्टर है, यानी कि हेग में। कहाँ है? हेग में। ये क्वेश्चन अभी पैट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, इसको इससे लिख देते हैं हेग। ठीक है, हेग कहाँ है? नीदरलैंड। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7वें जो पर्सन है इनका नाम है विद्या बालन। ठीक है, ये गुलमर्ग में स्थित एक फायरिंग रेंज का नामकरण इनके नाम पर किया गया है। ठीक है, गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर, तो इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि गुलमर्ग कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ पर स्थित एक फायरिंग रेंज का नामकरण जो है इनके नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया? विद्या बालन के नाम पर किया गया। ये भी क्वेश्चन पैट के एग्जाम में आया था। यशपाल सिंह, ये कौन थे? इनका अभी हाल में ही निधन हो गया है। हम 2 लोग के नाम पढ़ेंगे जिनका निधन हुआ था, जो चर्चा में थे। यशपाल सिंह का निधन हुआ, ये भारतीय क्रिकेटर थे। 1986 क्रिकेट वर्ल्ड कप से ये जुड़े हुए थे, यशपाल सिंह। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं पीयूष गोयल, ये उच्च सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। उच्च सदन पता है कि आप जानते हैं कि एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। तो उच्च सदन के जो नेता चुने गए हैं वो है पीयूष गोयल। फिर हम एक नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कौशिक बसु। कौशिक बसु ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम 11वें नंबर पर पढ़ रहे हैं वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे ये मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब इन्होंने जीता है।
देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिए, मिस इंडिया यूएस है ना, यूएसए की बात चल रही है, वहाँ पे जो मिस इंडिया यूएसए की जो प्रतियोगिता हुई उसमें कौन चयनित हुई है, तो वैदेही डोंगरे जो है वहाँ पे चयनित हुई हैं। फिर हम दिलीप कुमार का पढ़ते हैं, तो दिलीप कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार बॉलीवुड अभिनेता थे, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे, कई सारे अवार्ड्स इनके नाम पर थे। इनका मूल नाम क्या है, तो मोहम्मद यूसुफ खान। क्या है, मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है, ये याद रखना है, मोहम्मद यूसुफ खान, इनका नाम हमें याद रखना है। तो इस तरह से ये करीब 12 लोग थे जिन्हें हम पढ़ रहे थे, जिसमें शेर बहादुर देववा, ये नेपाल के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर। किसका स्थान लिया, केपी शर्मा ओली का। एरियल हेनरी, हैती के प्रधानमंत्री। सुधांशु मित्तल, ठीक है, तो ये कौन है, खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेहा पारेख वेज की सीईओ है। सतीश अग्निहोत्री, ये आपको मैंने बताया नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी हैं। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अधिवक्ता हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से कौन है, या वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश भारत से कौन बने हुए हैं, तो दलबीर भंडारी। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात आएगी तो वहाँ दलबीर भंडारी का नाम याद रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात आएगी तो करीम खान का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए विद्या बालन की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, वहाँ पर एक फायरिंग रेंज का नाम, भारतीय सेना ने एक फायरिंग रेंज का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया है। यशपाल सिंह कौन है, तो ये भारतीय क्रिकेटर है, ठीक, और 1986 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़े हुए थे। इनका अभी हाल में ही निधन हो गया। पीयूष गोयल को सर्वसम्मति से उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया। कौशिक बसु भारतीय अर्थशास्त्री थे, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएस 2021 इन्होंने जीता है। दिलीप कुमार बॉलीवुड अभिनेता, इनका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान। चलिए आइए टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है महत्वपूर्ण तिथियां। जो जुलाई में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई। यहाँ पर हम 1 जुलाई में 3-4 इवेंट पढ़ते हैं, तो हमें एक बार डेट अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि 1 जुलाई को क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, क्या मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर उसके बाद में 1 जुलाई को ही हम जीएसटी डे भी मनाते हैं। थोड़ा सा इसके जीके फैक्ट की तरफ चलते हैं कि जीएसटी कब लागू किया गया था। तो जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से हुई थी। कब हुई थी, तो एस मतलब हो गया 7, ठीक है, तो 7 मतलब हो गया 17, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 जीएसटी, एस से आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की भारत में शुरुआत हुई। 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो फ्रांस था, ठीक है। भारत में पहला राज्य जहां जीएसटी लागू हुआ वो कौन सा था, तो असम था। और अंतिम राज्य आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद में क्या बन गया है, टेरिटरी बन गया है। तो अंतिम राज्य जो था वो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था। तो भारत में पहला राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया था वो कौन सा था, तो असम था। और अंतिम राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, 1 जुलाई में ही हमने नेशनल डॉक्टर्स डे पढ़ लिया है, जीएसटी डे पढ़ लिया है। 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान करिएगा एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 इवेंट हम 1 जुलाई को पढ़ते हैं, डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और एसबीआई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 11 जुलाई की तरफ चलते हैं। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है, 11 जुलाई, ठीक है। तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी मनाया गया। थीम क्या थी, तो इसकी थीम भी हमें याद रखनी है, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19। भाई कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा, प्रभाव क्या रहा, तो द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। कोविड-19 पैंडेमिक का फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता पर क्या असर रहा, यही इस बार की थीम थी। तो दोबारा से एक बार थीम को समझ लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ठीक है। जनसंख्या की बात हो रही है यानी कि प्रजनन से संबंधित है, तो प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 का क्या इफेक्ट था, यही इसकी थीम थी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई
ठीक है। 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। क्या मनाया जाता है, कारगिल दिवस। और आप जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना कारगिल युद्ध जीती थी। कारगिल युद्ध किस 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 के बीच में हुआ था, तो भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और कारगिल युद्ध को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया था। ये एक्सटर्नल फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुलाई में ही एक फेरबदल हुआ कि उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री जो हैं इस समय कौन बने हैं, तो नाम ध्यान रखना है, पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। चलिए, हम अगर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल भी बता दीजिए कौन है इस समय। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, कोई बता सकता है? जी मुझे लगता है कि सबको पता होगा। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है, ये हाल में ही चेंज हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुरमीत सिंह। ट्रिक बता देते हैं, उत्तर देने पर गुरुजी पुरस्कार देते हैं। उत्तर मतलब उत्तराखंड, गुरुजी मतलब गुरमीत, और पुरस्कार मतलब पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, राजधानी क्लियर है उत्तराखंड की, सबको राजधानी भी पता होगी। इसकी 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानी है? गैरीसेंट, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? गैरीसेंट। और दूसरी राजधानी क्या है, दूसरी राजधानी सबको पता है कौन सी है, तो आप जानते हैं कि देहरादून है। ठीक है, तो गैरीसेंट कैसी राजधानी है, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो हरियाणा के अभी नए राज्यपाल जो थे वो बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, पीछे के अगर वीडियोस आपने देखे होंगे ना, तो सब कुछ आपको याद होगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने याद करवाया था कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे के वीडियोस देखिए, जो मैंने पहले वीडियोस डाले हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये याद रखना है। भारतीय वायुसेना की बात कर रहे हैं हम, एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, और एयरफोर्स के इस समय जो उप प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने अरोड़ा जी का स्थान लिया है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, AC अरोड़ा इनका नाम होगा। AC अरोड़ा का स्थान इन्होंने लिया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है भाई? स्थापना 8 अक्टूबर को हुई, तो स्थापना दिवस भी कब मनाएंगे हम? 8 अक्टूबर को मनाएंगे। यानी कि देखिए, आज़ादी से पहले ही भारतीय वायुसेना बन चुकी थी, तो हमें याद रखना है 1932। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात तो हमने यहाँ पे कर ली, विवेक राम चौधरी, लेकिन अध्यक्ष भी पता होने चाहिए। तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, एयर चीफ मार्शल ये पोस्ट होती है। ठीक है, ये उनका टाइटल है, एयर चीफ मार्शल। नाम क्या है? RKS भदौरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तमिलनाडु के नए DGP कौन बनाए गए हैं, तो ये है शैलेंद्र बाबू। इस समय उत्तर प्रदेश के भी नए DGP बनाए गए हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें एक पार्ट में यूपी को मैं अलग से बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नए DGP नहीं बताए हैं। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं तमिलनाडु के नए DGP कौन है, तो शैलेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन अभी हाल में ही किया गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लेते हैं, एशिया की बात चल रही है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नाम क्या है उसका, तो नेटरेक्स। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, लंबे हाई स्पीड का नाम क्या है, तो नेटरेक्स, NETREX। उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इंदौर में हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के CEO कौन है, सभी लोग जानते होंगे नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है इनका कार्यकाल अभी इस वर्ष 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अब ये 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए नीति आयोग की बात आई है तो हम थोड़ा सा नीति आयोग को और अच्छे से समझ लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, सब लोग जानते हैं नीति आयोग किसके स्थान पर बना था,
कोई बता सकता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर एक उपाध्यक्ष का पद होता है। उपाध्यक्ष कौन है इस समय? राजीव कुमार है। और सीईओ अभी आपको बताया अमिताभ कांत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल बनाया है? ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, मतलब क्या है? एक ड्रोन है जो पूरी तरीके से एक जाल का काम करेगा, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि कोई भी विदेशी मिसाइल या उस क्षेत्र में कोई भी रॉकेट या कोई भी खतरा अगर हमें उस एरिया में होगा तो ये ड्रोन हमें बता पाएगा कि कोई खतरा है। तो इस तरह का एक स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जो है बनाया गया है। इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, नाम है इसका इंद्रजाल। किसने बनाया है? किस कंपनी ने बनाया है? तो ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। नाम क्या है इसका? इंद्रजाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के पहले फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो है, देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो बंगलौर की, यहाँ पे देखिए आंसर क्या है इसका? बंगलुरु है। ठीक है, तो बंगलौर का जो रेलवे स्टेशन है, या हम कह सकते हैं कि बंगलौर ने अपने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो है टनल अपने यहाँ पे सेटअप की है। एक्वेरियम तो जानते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीका होता है जहाँ पर फिशेस और उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। तो भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ बनाया गया है? तो बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 149 यानी 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा कहाँ खत्म कर दी गई है? तो कहाँ खत्म कर दी गई है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे खत्म की गई है? अब ये दरबार मूव परंपरा है क्या? एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि दरबार मूव परंपरा क्या है। तो आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ थी, है ना। जब राज्य था तब इसकी कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी। तो जम्मू और श्रीनगर इसकी 2 राजधानियाँ थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन हो गया है। अब ये 2 जम्मू कश्मीर से टूट के 2 बन गए केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से बने? तो जम्मू एंड कश्मीर बना और क्या बना है? लद्दाख बना। ठीक है, तो जब अब ये छोटे छोटे जब पार्ट हो चुके हैं, छोटी छोटी टेरिटरीज बन गई हैं, तो अब 2 राजधानियां बनाने का कॉन्सेप्ट कोई फ़ायदा यहाँ पर इस चीज़ का नहीं मिल सकता है, या अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब क्या किया गया? तो पहले क्या होता था कि जैसे समर होती थी तो हम ऊपर की राजधानी में शिफ्ट करते थे, विंटर आती थी तो हम दूसरी राजधानी में शिफ्ट कर जाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट चलता था 149 वर्ष से, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि सर्दियों में चले जाते थे हम नीचे की तरफ और गर्मियों में हम चले जाते थे ऊपर की तरफ। तो ये जो पैटर्न है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है दरबार मूव परंपरा जो है जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दी गई है। अच्छा, अब बात आती है कि इस परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एक डोगरा सम्राट थे, नाम था गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन बन गई है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक यानी कि पब्लिक बैंक। ठीक है, तो पब्लिक बैंक सेकंड नंबर पर पब्लिक बैंक इस समय कौन सी है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पर लिख लीजिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, एक यहाँ पे मिसिंग है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इस समय कितनी पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं? तो भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं और सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो एसबीआई जो है सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। ठीक है, पीएनबी पहले सेकंड नंबर पे थी, पीएनबी शिफ्ट हो गई है, वो थर्ड नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एलआईसी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितनी बढ़ा दी गई है? तो देखिए एलआईसी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एलआईसी में एलआईसी के जो अध्यक्ष पद होता है, पहले इसकी जो सेवा काल की आयु थी वो 60 वर्ष थी। पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी। इस समय इसकी सेवा काल की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है? 62 ईयर्स बढ़ा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रखिएगा M.R. कुमार। क्या कौन है? M.R. कुमार। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। फिर एलआईसी का अध्यक्ष पद भी अब खत्म कर दिया गया है, उसके स्थान पर MD और
उसके स्थान पर एमडी और सीईओ का पद जो है अब हुआ करेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष पद खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर एमडी बनेंगे और सीईओ बनेंगे। ठीक, एमडी मतलब एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर किस मंत्रालय के द्वारा वेबिनार जारी किया गया है? तो देखिए, डिजिटल मीडिया का आप रोल जानते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में तो मीडिया को चौथा पिलर भी माना गया है। तो मीडिया के लिए भी कुछ एथिक्स होने चाहिए, कुछ मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार जारी किया गया? तो आंसर होना चाहिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की पहली अनाज एटीएम, हाँ अनाज एटीएम की बात हो रही है, मनी एटीएम की बात नहीं हो रही है। तो अनाज एटीएम पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में शुरू की गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इसको मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग जो है इसको प्लीज़ देखिए और नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।